अम्माद शामी, सुल्तान अयूबी ने अम्माद से कहा, फौजी आराम गाह में चले जाओ, नहाओ धो, आज के दिन और आज की रात आराम करो, कल वापस अपने जैश में चले जाना। मैं दुश्मन के 2 घोड़े भी लाया हूं, अम्माद ने कहा, उनकी तलवारें भी हैं, घोड़े अस्तबल में और तलवारें असलाह आने में दे दो। सुल्तान अयूबी ने कहा और जरा सोच कर कहा, अगर इन घोड़ों में कोई तुम्हारे घोड़े से बेहतर हो तो बदल लो, बाहर के महाज पर घोड़ों की क्या हालत है। कोई परेशानी नहीं, अम्माद ने बताया, अपना एक घोड़ा जाया होता है तो हमें सलीबियों के 2 घोड़े मिल जाते हैं। अम्माद सलाम करके बाहर निकल गया। उसने अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। उधर से तो वो फारिग हो गया, लेकिन उसके दिल पर बोझ था। ये जज्बात का बोझ था, ये बचपन की यादों का बोझ था, और ये उसके बाप की मोहब्बत का बोझ था जो कैंप में पड़ा था। वो तजब्जुब में मुब्तला था। जंग खत्म होने तक वो बाप से मिलना नहीं चाहता था। डरता था कि बाप की मोहब्बत और दिल के पुराने जख्म उसके फर्ज के रास्ते में हायल हो जाएंगे। वो अपने घोड़े के पीछे 2 घोड़े बांधे अस्तबल की तरफ जा रहा था। उसे माहौल का कोई होश नहीं था। घोड़ा उसे एक घाटी पर ले गया। उसने सामने देखा, शोबक का कस्बा उसे नजर आ रहा था। वो रुक गया और उस कस्बे को देखने लगा जहां वो पैदा हुआ था और जहां से जला वतन हुआ था। उस पर जज्बात ने रक़्क़त तारी कर दी थी। रास्ते से हटकर रुको सवार, उसे किसी की आवाज ने चौंका दिया। उसने घूम कर देखा, पीछे एक घुड़सवार दस्ता आ रहा था। उसने घोड़े एक तरफ कर लिए। जब दस्ते का अगला सवार उसके करीब से गुजरा तो अम्माद से पूछा, बाहर से आए हो, वहां की क्या खबर है? अल्लाह का करम है दोस्तों, उसने जवाब दिया, दुश्मन खत्म हो रहा है, शोबक को कोई खतरा नहीं। दस्ता आगे चला गया तो अम्माद दाएं तरफ चल पड़ा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, अयोना सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफियान के सामने बैठी कह रही थी। वो बता चुकी थी कि वो जासूस है। उसने ये भी बताया था कि वो काहिरा में 1 महीना रह चुकी है। उसने वहां के चंद एक सरकर्दा मुसलमानों के नाम भी बताए थे जो सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे, और उसने ये भी बताया था कि सलीबियों की तरफ से सोडानियों को बहुत मदद मिल रही है और सलीबी फौज के तजुर्बाकार कमांडो सोडानियों को शबखून मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोना ने किसी इस्तफसार के बगैर ही इतनी ज्यादा बातें बता दी जो जासूस अजियतों के बावजूद नहीं बताया करते, क्योंकि इनमें उनकी अपनी जात भी मुलव्विस होती है। इससे अली बिन सुफियान शक में पड़ गया। अयोना, अली बिन सुफियान ने उसे कहा, मैं भी तुम्हारे फन का फनकार हूं। मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि तुम ऊंचे दर्जे की फनकार हो। हमारे तशद्दुद और कैद खाने से बचने और हमें गुमराह करने का तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ है, मगर मैं इस धोखे में नहीं आ सकता। आपका नाम? अयूना ने पूछा। अली बिन सुफियान, अली ने जवाब दिया। तुमने शायद हरसन से मेरा नाम सुना होगा। अयूना उठी और आहिस्ता आहिस्ता अली बिन सुफियान के करीब जाकर 2 जानू बैठ गई। उसने अली बिन सुफियान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ चूम कर बोली, आपको जिंदा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपके मुतालिक बहुत कुछ बताया गया था। हरसन कहा करता था कि अली बिन सुफियान मर जाए तो हम मुसलमानों की जड़ों में बैठकर उन्हें जंग के बगैर खत्म कर सकते हैं। लड़की उठकर अपनी जगह बैठ गई। मैंने काहिरा में आपको देखने की बहुत कोशिश की थी, मगर देख ना सकी। मेरी मौजूदगी में आपके कत्ल का मंसूबा तैयार हुआ था। फिर मुझे नहीं बताया गया कि यह मंसूबा कामयाब हुआ था या नहीं। मुझे शोबक बुला लिया गया था। हम किस तरह यकीन करें कि तुमने जो कुछ कहा है सच कहा है? अली बिन सुफियान ने पूछा। आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? लड़की ने झंझला कर कहा। इसलिए कि तुम सलीबी हो, सुल्तान अयूबी ने कहा। अगर मैं आपको यह बता दूं कि मैं सलीबी नहीं मुसलमान हूं तो आप कहेंगे कि यह भी झूठ है, लड़की ने कहा। मेरे पास कोई सबूत नहीं। 16-17 साल गुजरे, मैं इसी कस्बे से अगवा हुई थी। यहां आकर मुझे पता चला कि मेरा बाप कैंप में है। उसने अपने बाप का नाम बताया और यह भी बताया कि उसे अपने बाप का नाम अब मालूम हुआ है। उसने सुनाया कि अम्माद ने किस तरह सहरा से उसे बचाया था और वो रात उसे कत्ल करने लगी थी, मगर उसका खंजर वाला हाथ उठता ही नहीं था। उसने कहा, मैंने दिन के वक्त उसके चेहरे पर उसकी आंखों में नजर डाली तो मेरे दिल में कोई ऐसा एहसास बेदार हो गया जिसने मुझे शक में डाल दिया कि मैं अम्माद को पहले से जानती हूँ या उसे कहीं देखा जरूर है। मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। रात को 2 सलीबी सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया तो अम्माद जाग उठा। उसने एक को बर्छी से मार दिया। मैं उस वक्त तक अपने आप को सलीबी समझती थी। मेरी हमदर्दियां सलीबियों के साथ थी, मगर मैंने दूसरे सलीबी सिपाही को खंजर से हलाक कर दिया और मुझे खुशी इस पर नहीं हुई कि मैंने उससे अपनी इज्जत बचाई है, बल्कि इस पर हुई कि मैंने अम्माद की जान बचाई है।
اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات بیدار ہو گئے۔ میں تمام سفر میں عماد کو دیکھتی ہی رہی۔ مجھے صرف اتنا یاد آتا ہے کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا، مگر یہ یاد بھی ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہے۔ یہی حال میرا ہوا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ عماد کو میں جانتی ہوں۔ یہ خون کی کشش تھی، آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیا رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ ایونا نے تفصیل سے سنایا کہ شوبک میں داخل ہو کر عمار ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے کہا، یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگیں۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کواڑ کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھی۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کواڑ کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھیں۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی۔ وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت۔ اگر میں اسے آج بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھیں جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں۔ لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق وہ چھان بین کریں۔ اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا کر سکتی ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرسن کو قتل کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو۔ میں تاریخ میں اپنے متعلق یہ تہمت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک عورت کے ہاتھوں مروایا تھا اور شوبک میں فوج لے کر بیٹھا رہا۔ اگر مجھے پتہ چلے گا کہ صلیبیوں کا کوئی بادشاہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا، اور پھر ہم تم پر ایسا بھروسہ کر بھی نہیں سکتے۔ البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دیں۔ نہیں، ایونا نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں، میں یہیں مروں گی۔ میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ عماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس